हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसकी धारा 10 के 2 में क्या बताया गया है। तो धारा 10 के 2 के अनुसार यदि कोई उद्योगपति सहायता देने में असफल रहता है तो इस स्थिति में उसको अपराध का दोषी माना जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसमें बताया गया है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उद्योग चलाता है या जो परिसंकटमय पदार्थों को हथालता है या संभालता है वह सहायता देने के लिए आबद्ध होगा। बिना पर्याप्त कारण के सहायता देने में असफल रहने की स्थिति में इस अधिनियम के अनुसार अपराध का दोषी होगा। अब देखते हैं अगली धारा। अगली धारा कौन सी है? अगली धारा है धारा 10 का पैरा 3। अब इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुंचाता है तो वह अपराध का दोषी होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सशक्त किए गए व्यक्ति के काम में बाधा पहुंचाता है तो वह इस अधिनियम में अपराध का दोषी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है धारा 11। इसके अनुसार बताया गया है कि वो जो अधिकारी होगा उसको नमूने लेने की शक्ति तथा उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की शक्ति उसके पास होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा 11 के अनुसार नमूने अथवा सैंपल लेने की शक्ति और उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसके अनुसार आगे देखिए बताया गया है कि धारा 11(1) में इसके बारे में पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है सशक्त अधिकारी को कारखाने परिसर अथवा अन्य स्थान से वायु जल मृदा तथा अन्य पदार्थों के नमूने लेने की शक्ति होगी। मतलब वो जिस परिसर में उसको शंका होगी कि यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके माध्यम से, तो वह उस स्थल का, वो चाहे कारखाना हो या कोई अन्य परिसर हो, वहां से वह वायु का, जल का और वहां की मिट्टी का तथा अन्य पदार्थों जिसके ऊपर उसको शंका हो उनके वह नमूना ले सकता है। यह शक्ति उसको प्रदान की गई है अधिनियम 1986 के द्वारा। अब इसकी जो धारा 11 की धारा 2 की उपधारा 1 के तहत क्या कहा गया है? इसमें बताया गया है कि जो नमूने के परिणाम तथा जो नमूने के विश्लेषण का परिणाम तब तक किसी विधिक प्रक्रिया में साक्ष्य नहीं माना जाएगा जब तक वह उपधारा 3 अथवा 4 के अनुपालन में न किया गया हो। मतलब क्या हुआ इसका मतलब होगा कि जो वो नमूना है या सैंपल है वो साक्ष्य कब तक नहीं माना जाएगा। तो साक्ष्य वह तभी माना जाएगा, यह आपको आगे ये इस पैरा में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वो जो सैंपल है या नमूना है वो जब सील बंद करके अविलंब मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला भेज दिया जाएगा तथा वह अधिकारी और भार साधक अधिकारी द्वारा नमूना हस्ताक्षरित किया जाएगा। मतलब जो अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया अधिकारी है और जहां का नमूना लिया जा रहा है वहां का जो भार साधक अधिकारी होगा उन दोनों के हस्ताक्षर नमूने में किए जाएंगे, तभी वह नमूना साक्ष्य में लिया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं धारा 12।
इसमें हम लोग देखेंगे कि इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए नियम बना सकेगी। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इससे आशय यह है कि जो केंद्रीय सरकार है, राजपत्र में उसने जो अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का अधिकार उसको प्रदान किया गया है, तो वो इसके लिए प्रयोगशाला भी निर्मित कर सकती है और उसके लिए नए नियम भी बना सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है धारा 13। अब धारा 13 में क्या है? सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट को विधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझती है, जो निर्धारित अर्हताएं रखते हैं, पदार्थों के नमूनों की जांच करने के लिए सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति की जा सकती है। अब इसी में आगे दिया हुआ है कि जब तक वो जो अधिकारी है उसके द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक उसे विधिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब अगली धारा है धारा 15। अब धारा 15 में क्या दिया हुआ है? धारा 15 में दिया हुआ है अधिनियमों, नियमों, आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान। प्यारे दोस्तों, ये जो इस समय चल रहा है ये जो अध्याय, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान करके पढ़ें। तो आपकी अगली जो धारा है वो है धारा 15। इसमें दिया हुआ है कि अधिनियमों, नियमों, आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अधिनियम और नियम हैं या आदेश हैं, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब इसके पैरा 1 में बताया गया है कि इसके तहत जो भी इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों व निकाले गए आदेशों में असफल रहेगा तो उसे 5 वर्ष का कारावास अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। ये तो हो गया पहली बार अपराध करने में। अगर वही व्यक्ति दोबारा वही अपराध करता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है? इसमें बताया गया है कि अगर वही व्यक्ति दोबारा या द्वितीय बार उल्लंघन करता है अधिनियम का तो उसके लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन उसको देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे धारा 15, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि प्रथम दोष सिद्धि के बाद 1 वर्ष तक लगातार आगे अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान किया गया है? तो उसके लिए 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रथम दोष सिद्धि के बाद भी उल्लंघन लगातार 1 वर्ष तक जारी रखेगा तो उसको 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब देखते हैं आगे। अब हमारी धारा 16 आ जाती है। इसमें क्या दिया हुआ है? धारा 16 में बताया गया है कि कंपनियों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है?
इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपराध किसी कंपनी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो कंपनी का जो निदेशक होगा या प्रबंधक होगा या वहां का भार साधक अधिकारी होगा, यही दंड के पात्र होंगे, इनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब अगली धारा में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि धारा 17 में सरकारी विभागों द्वारा अपराध। अब जैसे जो सरकारी विभाग होते हैं, कोई भी विभाग आप देख लीजिए, किसी भी विभाग से हो सकता है, वो स्पेशली कोई एक अलग विभाग नहीं होगा, सभी विभागों पे ये लागू होगा। अब इसमें जो सरकारी विभाग हैं, तो अगर वो लोग अपराध करते हैं तो इस स्थिति में किसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई सरकारी व्यक्ति या सरकारी विभाग द्वारा अपराध किया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन सरकार के द्वारा या अधिनियम के द्वारा उस विभाग के विभागाध्यक्ष को दोषी समझा जाएगा। मतलब वहां पे जो और लोग मजदूर या कोई भी लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं प्रत्येक विभाग में, तो सभी लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, उसमें विभागाध्यक्ष जो वहां का होगा उसी के लिए दंड का प्रावधान है और वही असली दंड का पात्र होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा नया अध्याय चालू हो जाएगा। कौन सा? अध्याय 4। इसमें क्या दिया हुआ है? तो अध्याय 4 में बताया गया है कि जो प्रकीर्णवाद होते हैं या अन्य प्रकार के वाद होते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए पढ़ना तो जरूरी है। अब देखिए धारा 18, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो अब ये सद्भावपूर्ण कार्यवाही क्या है और इसमें किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त होगा आपको अगर आप जो है सद्भावपूर्ण कार्यवाही करते हैं? तो इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए उसको किसी भी प्रकार का वाद नहीं लाया जा सकता। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जो अधिनियम के नियमों या आदेशों के अनुसरण में कोई सद्भावपूर्वक कार्यवाही करता है तो उसके लिए, उस अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए या अभिकरण या प्राधिकरण कुछ भी हो सकता है, उनके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। मतलब उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन मुकदमों से उनको इस अधिनियम के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखते हैं हम धारा 19। अब धारा 19 में इसमें क्या वर्णन किया गया है? इसमें बताया गया है कि अपराधों का संज्ञान। अब इस अपराधों के संज्ञान का तात्पर्य क्या हुआ, इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए अपराधों का जो संज्ञान है, तो इसमें कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर या किसी ऐसे व्यक्ति जिसने अपराध के परिवाद करने के आशय से निर्धारित रीति से कम 60 दिन की सूचना केंद्रीय सरकार या उसके प्राधिकरण को दी हो, ऐसे मामलों को न्यायालय संज्ञान में ले सकता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी जो न्यायालय होता है तो वो जैसे 60 दिन पहले कोई सूचना दी गई है न्यायालय को किसी अधिकारी के द्वारा, तो उसको न्यायालय स्वयं संज्ञान में ले सकता है। अब आगे देख लेते हैं धारा 21। अब धारा 21 में क्या है? इसमें बताया गया है कि धारा 21 में कि जो धारा 3 है उसके अधीन गठित प्राधिकरण जो होगा उसके सदस्यों
अधिकारियों, लोक सेवकों को क्या समझा जाएगा? लोक सेवक समझा जाएगा। इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके अनुसार धारा 3 के अधीन जितने भी गठित प्राधिकरण के सदस्य होंगे या कर्मचारी होंगे या अधिकारी होंगे, सभी को लोक सेवक का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और ये हमारी भारतीय दंड संहिता है 1860 की धारा 21 के तहत भी इन्हें लोक सेवक माना जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगली धारा। अगली धारा में है जो धारा 23 है उसके अनुसार प्रत्यायोजन की शक्ति। अब ये प्रत्यायोजन क्या है इसको भी जान लेते हैं। प्रत्यायोजन वह है कि जो केंद्रीय सरकार है, अगर वह आवश्यक समझती है या कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण वह कार्यों का स्वयं निर्वहन नहीं कर पाती है, तो वह इस कार्य निर्वहन के लिए किसी अधिकारी, प्राधिकरण या राज्य सरकार को अपनी शक्तियां तथा जो कृत्य हैं, मतलब जो वो काम कर सकती है, उनको प्रत्यायोजित कर सकती है। मतलब वो अपनी शक्तियों को उनको दे सकती है। अब देखते हैं धारा 25। अब धारा 25 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है नियम बनाने की शक्ति के बारे में। तो इस जो अधिनियम है इसके अंतर्गत कौन नियम बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। तो इसमें जो केंद्र सरकार होगी या केंद्रीय सरकार होगी, तो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम का निर्माण कर सकती है या नियम बना सकती है। अब अगली जो धारा है धारा 26, जो इसकी अंतिम धारा है, इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष, कहां पर? संसद के समक्ष रखा जाएगा। तो इसमें देखिए बताया गया है कि धारा 25 के अधीन बनाए गए जितने भी नियम, ये ऊपर जो देखा है कि नियम बनाने की शक्ति, तो वही इसमें बताया गया है धारा 26 में कि धारा 25 के अधीन बनाए गए जितने भी नियम हैं उनको संसद के प्रत्येक सदन में यथाशीघ्र रखा जाएगा। जब संसद सत्र में हो तो कुल लगभग 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, और यह अवधि एक सत्र में या एक सत्र के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में ना अगर पूरी हो तो 2 या 2 से अधिक सत्र में पूरी की जाएगी। तो आज यहीं से समाप्त होता है ये पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जो कि हमारा अगला पार्ट है सूचना का अधिकार। तो आप लोगों को अग्रिम बधाई। तो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।